हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज योर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हमने पहले डिस्कस किया था कि इससे ऐसी इतनी 4 चीज़ें हमें पढ़नी, दैट इज केमिकल रिएक्शंस, रूल्स ऑफ राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड टाइप्स, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट किया था फर्स्ट वीडियो में केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने पेज नंबर 30 एंड 31 आपके टेक्स्ट बुक का कंप्लीट आउट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे रूल्स ऑफ राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए क्या रूल्स होते हैं, कितने बोलते हैं ना कितने तरीके से आप केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हो और क्या क्या चीजें हैं जो नेसेसरी होती है फॉर राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे और चेकआउट करेंगे कि बैलेंसिंग, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, और फिर लास्ट में हम चेकआउट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रूल्स ऑफ राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। दिस इज योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 32, जिसमें स्टार्टिंग का हेडिंग क्या दिया भाई, तो केमिकल इक्वेशन। जब भी हम केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं तो यहां पर देखिए, लेट अस फर्स्ट लुक एट केमिकल रिएक्शन इन द एक्टिविटी 2। अ कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट ZnSO4 इज फॉर्म्ड ऑन एडिशन ऑफ जिंक डस्ट to blue solution of copper sulfate CuSO4. This chemical reaction can be written in brief as follows। देख भाई, अभी ये जो केमिकल रिएक्शन तुमको दिख रहा है ना, ये केमिकल रिएक्शन इज रिलेटेड टू योर पेज नंबर 31 का जो एक्टिविटी है उससे रिलेटेड। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ये एक्टिविटी को देखा था, लेकिन मैंने आपको ये बोला था कि ये एक्टिविटी में यहां पर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, बट जैसे आप नेक्स्ट पेज पे मूव करते हो, पेज नंबर 32 पर मूव करते हो, तो यही एक्टिविटी के क्वेश्चंस आपको वहां पर दिए हैं। इसी को बोला जाता है इंटरलिंकिंग। तो ये एक्टिविटी का जो क्वेश्चन है ये आपको यहां पर दिया है, बोला ना एक्टिविटी 2, और ब्लू कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट इज फाउंड ऑन एडिशन ऑफ जिंक डस्ट और ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4। दिस रिएक्शन कैन बी रिटन एज। अब रिएक्शंस जो भी रहते हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इनको लिखने के 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है वर्ड फॉर्म। क्या बोला मैंने? वर्ड फॉर्म। इसके बाद जो सेकेंड मेथड होता है उसे बोला जाता है कंडेंस्ड फॉर्म। क्या बोला मैंने? कंडेंस्ड फॉर्म बोला जाए। तो आई होप आपको ये 2 समझ में आया। वर्ड फॉर्म में क्या रहेगा, स्पेलिंग्स के फॉर्म में लिखा रहता है, वर्ड के फॉर्म में लिखा रहता है, और कंडेंस्ड फॉर्म में सिंबल को यूज करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा जाता है। सिंबल को यूज करके क्या लिखा जाता है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब चलिए यहां पर देखिए, यहां पर क्या बोला, देखो, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट विल गिव यू एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। दिस सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन इन वर्ड इज कॉल्ड एज वर्ड इक्वेशन। देखो बताया मैंने, वर्ड फॉर्म मतलब क्या, वर्ड इक्वेशन। A word equation can be written in further condensed form। condensed form ये वर्ड दिखा, by using a chemical formula। तो अगर condensed form में लिखना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, तो molecular formula, जिसे बोला जाता है chemical formula। नो as follows। तो मैंने क्या कर दिया, देखो यहाँ पर ये जो कॉपर सल्फेट था, ये जो कॉपर सल्फेट था इसको मैंने सिंबल में लिख दिया CuSO4। ये जो जिंक डस्ट था इसको सिंबल में लिख दिया Zn। ये एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ जो जिंक सल्फेट था इसको मैंने लिख दिया ZnSO4, और ये कॉपर को लिख दिया Cu। मतलब मैंने क्या किया, जितना भी मेरा वर्ड फॉर्म था, जितना भी मेरा वर्ड इक्वेशन था, आई कन्वर्टेड दैट इक्वेशन इनटू सिंबल के फॉर्म में। और जब आप सिंबल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो वर्ड इक्वेशन गेट्स कन्वर्टेड टू कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कंडेंस्ड फॉर्म में। और सबसे इजी मेथड कौन सा होता है, तो ये सिंबल वाला, मतलब कंडेंस्ड फॉर्म इज वेरी इजी फॉर राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। चलिए आगे चलते हैं। क्या बोला, देखो, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ कंडेंस्ड फॉर्म यूजिंग केमिकल फॉर्मूला इज कॉल्ड एज द केमिकल इक्वेशन। तो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, तो इसके अंदर आपका जो स्टेटमेंट होगा वो यहां से यहां तक का है। इसे मार्क कर लेना कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ कंडेंस्ड फॉर्मूला इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। अभी इन द अबव एग्जांपल की अगर बात करूं तो इन द अबव इक्वेशन कॉपर सल्फेट एंड जिंक are the reactants। they react with each other to form copper particles, and solution of colorless zinc sulfate as the products having totally different properties। the ionic bond in the reactant CuSO4 breaks and the ionic product in the ZnSO4 is formed। अभी देखो यहाँ पर ये वर्ड प्रॉपरली क्लियरली हमें बताता है कि आयोनिक बॉन्ड इन द रिएक्टेंट ब्रेक्स, मतलब ये क्या हो गया, बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया, जो हम लोग ने लास्ट वाले चैप्टर में, लास्ट वाले पेजेस में डिस्कस किया था। और आयोनिक बॉन्ड इन द प्रोडक्ट ZSO4 इज फॉर्म, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, बॉन्ड मेकिंग। तो बॉन्ड मेकिंग भी हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, तो केमिकल रिएक्शन।
तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर आउट हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट चेकआउट करते हैं राइटिंग है केमिकल इक्वेशन। अब ध्यान से सुनना, किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हमारे पास टोटल 6 स्टेप्स होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं 6 रूल्स वी हैव टू फॉलो टू राइट ए केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट रूल क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, कि जब भी मैं कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखूंगा तो ये जो मेरे रिएक्टेंट होंगे इन्हें हम रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और जो मेरे प्रोडक्ट होंगे इन्हें हम कहाँ रखेंगे भाई, तो राइट हैंड साइड में। और इन ये सेपरेट कैसे होंगे, सेपरेटेड बाय, कैसे सेपरेट होंगे, तो बाय सेपरेटेड बाय कौन से टाइप का एरो, तो फॉरवर्ड एरो। कौन से टाइप का एरो, तो ऐसा फॉरवर्ड एरो होना चाहिए। ये हमें फर्स्ट स्टेप बोलता है। अब सेकेंड स्टेप क्या बोलता है, ध्यान से सुनने का। सेकेंड स्टेप हमें ये बोलता है कि जो भी, अभी देखो यहां पर इन ए केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट्स आर ऑन द राइट हैंड रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड while the product on the right hand side, an arrow heading towards the product is drawn in between them. This arrow indicates the direction of reaction. तो ये जो एरो का काम क्या रहता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फर्स्ट पार्ट 1 में बताया था। ये एरो हमें क्या बताता है, तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम वाले आपको पूछते, तो आप वहां पर ये नहीं बोल सकते कि टेक्स्ट बुक में दिया ही नहीं, सब कुछ दिया है सामने सामने। आपको क्लासेस वाले नहीं पढ़ाते, वो उनकी प्रॉब्लम है, और अगर आप खुद से नहीं पढ़ रहे हैं तो भी आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि टेक्स्ट बुक आपके पास है तो आपको हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। इफ़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो इसीलिए ये चैनल है जिसके ऊपर आपको ऐसे ही बेसिक अंदर की चीज़ें, बोलते ना इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। नेक्स्ट, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखिए तो, इफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर 2 और मोर। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर देख भाई कभी कभार ऐसा हो सकता है कि रिएक्टेंट ना 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। इफ रिएक्टेंट जो है मोर देन 2, बराबर, और अगर मेरा प्रोडक्ट भी मोर देन 2, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अगर ये मोर देन 2 है या फिर मोर देन 1, मतलब सपोज ऐसा रिएक्शन मेरे को दिया है कि A प्लस B विल गिव यू C प्लस D। तो अगर ये ऐसे ज़्यादा रहेंगे, इस कंडीशन पे मुझे क्या करना है, मुझे जो भी ये मेरे रिएक्टेंट है इनको क्या करना है, इनको एक साथ ऐड करना है बाय यूजिंग द प्लस साइन। चलो देखिए क्या बोला सेकंड स्टेटमेंट, इफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर 2 और मोर दे आर लिंक्ड विद अ प्लस साइन इन बिटवीन देम। फॉर एग्जांपल इन इक्वेशन 2 अ प्लस साइन इज ड्रॉन इन बिटवीन द रिएक्टेंट CuSO4 एंड Zn। अब ये लोग ये ऊपर वाले की बात कर रहे हैं कि देख भाई यहाँ पर जो मेरा रिएक्टेंट था वो 2 था, इसीलिए इनके बीच में कौन सा साइन आ गया, तो प्लस का साइन आ गया, बस ये सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड, टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। देखो ये ध्यान से सुनना, आपको एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज नीडेड या फिर व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। तो आपको यहां से सारी चीजें लिखनी है। टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इंडिकेटेड इन द इक्वेशन। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनो। चलो यहां पर हम बात करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला है, टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। मोर इन्फॉर्मेटिव मतलब क्या, कि देख भाई जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, अगर उनको भी मैं केमिकल इक्वेशन दिखाऊं तो उनको भी एक बेसिक आइडिया लगना चाहिए कि इसमें क्या बात हो रही है। हमें क्या करना है, हमें उसका क्या लिखना है, तो फिजिकल स्टेट लिखना है। अब जब मैं फिजिकल स्टेट की बात करूंगा तो इसमें 4 से 5 चीजें आएंगी। फर्स्ट आएगा सॉलिड, अगर वो सॉलिड है तो मुझे उधर क्या लिखना है, S। अगर वो लिक्विड है तो मुझे उधर क्या लिखना है, L। अगर वो गैस है तो या तो मैं G लिखूंगा। अगर मैं G लिख रहा हूं तो मैं कौन से साइड में लिखूंगा, तो भाई रिएक्टेंट के साइड में, बराबर, रिएक्टेंट के साइड में। और अगर मैं G प्रोडक्ट के साइड में, अगर मैं गैस मुझे मिल रहा है और वो भी प्रोडक्ट के साइड में मिल रहा है, तो मैं वहां पर G नहीं लिखूंगा, मैं वहां पर फॉरवर्ड ऐसे अपवर्ड एरो ड्रॉ करूंगा। फिर नेक्स्ट हमारा पैटर्न होगा प्रेसिपिटेट। अगर मुझे दिख रहा है, मिल रहा है रिएक्शन में, क्या मिल रहा है, प्रेसिपिटेट। इसे कभी कभी PPT भी बोलते हैं, PPT विद सेटल एट द बॉटम। तो इसके लिए मेरे को क्या यूज करना है, डाउनवर्ड एरो यूज करना है। अगर कोई सोल्यूशन है जो वाटर के साथ मिक्स है, इस फॉर्म में मुझे वहां पर क्या लिखना है, AQ, मतलब क्या हो जाएगा, ये एक्वेस हो जाएगा। अब इसको लिखना कैसे, वो ध्यान से सुन लो। इसका रिप्रेजेंटेशन मुझे कैसे करना है, सपोज मेरे पास केमिकल इक्वेशन है A प्लस B विल गिव यू C प्लस D। तो अगर ये सपोज ये सॉलिड है तो मेरे को यहाँ पर ब्रैकेट में नीचे S लिखना है। ये सपोज गैस है तो यहाँ पर मुझे G लिखना है। ये सपोज लिक्विड है तो यहाँ पर मुझे L लिखना है। ये सपोज मेरा गैस है तो ये गैस जो प्रोडक्ट के साइड में, इधर मेरे को क्या करना है, ऐसे एरो ड्रॉ करना है।
तो ऐसे हो जाएगा मेरा रिप्रेजेंटेशन, जिसके थ्रू मेरा जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, मोर इंफॉर्मेटिव हो जाएगा, ज़्यादा इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर बता सकता हूँ एक सिंगल लाइन में। तो ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट। आई होप आपको ये तीनों स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अब यहाँ पर रीड कर लीजिए, बाकी की चीज़ें वही है। देखो, their gaseous, liquid and solid states are indicated by writing a letter G, L and S respectively in the brackets. Moreover, if the product is gaseous, देखिए ध्यान से, if the product is gaseous, instead of G it can be indicated by an arrow that is upward arrow pointing upward. मैंने वही तो बताया यहाँ पर, मैंने कुछ अलग नहीं बोला। गैस है तो गैस दो जगह हो सकता है, एक तो रिएक्टेंट में, एक तो प्रोडक्ट में। अगर रिएक्टेंट में तो हम सिंपली G लिख देंगे, अगर प्रोडक्ट में तो G को कैंसिल आउट करके हम अपवर्ड एरो ड्रॉ कर देंगे, सिंपल। नेक्स्ट आगे चले, आगे अगर हम देखेंगे तो इफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज इन द इनसोल्यूबल सॉलिड, इनसोल्यूबल सॉलिड को हम बोलते हैं द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, देन इंस्टेड ऑफ एस इट कैन बी इंडिकेटेड बाय एन एरो डाउनवर्ड। एरो कहां पर पॉइंट करेगा भाई, तो डाउनवर्ड। व्हेन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर, दे आर सेड टू बी प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन स्टेट, दिस इंडिकेटेड बाय पुटिंग द लेटर्स AQ इन द ब्रैकेट। देखो एक्वस का भी बता दिया है। दस द इक्वेशन 2 इज रिटन एज इक्वेशन, तो कॉपर सल्फेट, ये AQ मतलब क्या कि ये वाटर में डिजोल्व है, जिंक S मतलब सॉलिड दिया है, फिर ZnSO4 ये भी वाटर में डिजोल्व है, और CuS है मतलब क्या है, S का मतलब क्या हो जाएगा कि सॉलिड स्टेट में बाहर है। आई होप आपको ये तीन रूल्स समझ में आ गए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट फोर्थ रूल देखते हैं। फोर्थ रूल जो हमारा बोलता है, फोर्थ रूल इज रिलेटेड विथ हीट। अब कुछ देखो, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे रहते हैं ना जिनको हीट हमको बाहर से प्रोवाइड करना पड़ता है। हीट अगर आप बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, हीट अगर आप बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं तो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है, सपोज ये मेरा केमिकल रिएक्शन है AB और यहाँ पर मैं बाहर से हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा, ऐसे ट्रायंगल बनाऊंगा, या फिर मैं इसी एरो पे क्या लिखूंगा ट्रायंगल की जगह, आई विल राइट इट एज हीट। मतलब ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन बिना हीट के पॉसिबल नहीं है। और कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जो हीट लिबरेट करते हैं। यहाँ पर हीट, हम ये क्या कर रहा है, हीट एक्सेप्ट करेगा ना, ये क्या करेगा, हीट एक्सेप्ट कर रहा है। कुछ केमिकल ऐसे रिएक्शंस रहेंगे जो क्या करते हैं, हीट को लिबरेट करते हैं। लिबरेट का मतलब क्या होता है, एक आपके लैंग्वेज में अगर वर्ड बताऊं तो रिलीज करते हैं। रिलीज समझ में आएगा, लिबरेट मतलब क्या, रिलीज कर रहे हैं। तो सपोज एक केमिकल रिएक्शन अगर मैंने कंसिडर किया, A+B विल गिव मी C+D, और सपोज अगर ये हीट लिबरेट कर रहा है तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, प्लस हीट लिखूंगा। याद रखना, जब भी हीट की बात होगी, अगर रिएक्टेंट को हीट चाहिए, रिएक्टेंट को क्या चाहिए, हीट चाहिए। अगर रिएक्टेंट को हीट चाहिए तो इट विल बी डिनोटेड ऑन एरो। ये जो एरो रहेगा, एरो के ऊपर आप क्या लिखेंगे, या तो हीट लिखेंगे या तो ट्रायंगल का सिंबल। इफ अगर प्रोडक्ट को हीट चाहिए, किसको, प्रोडक्ट को हीट चाहिए, किसको हीट चाहिए भाई, तो प्रोडक्ट को हीट चाहिए। अगर प्रोडक्ट को हीट चाहिए तो इट विल बी रिटर्न इन द प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में आपको क्या लिखना है, प्लस हीट करके लिखना है। जैसे यहां पर मैंने अब इधर ऊपर वाले फॉर्म में लिखा है, ये प्रोडक्ट का पैटर्न है, और यहां पर ये जो आपका है ये रिएक्टेंट का पैटर्न है। तो आई होप आपको ये फोर्थ पॉइंट भी समझ में आ गया रहेगा। चलिए चेकआउट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, व्हेन हीट इज टू बी गिवन फ्रॉम आउटसाइड टू ब्रिंग अबाउट अ रिएक्शन, इट इज इंडिकेटेड बाय द साइन ट्रायंगल रिटन अबाउट द एरो दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, रिएक्शन इन विच स्लेट लाइम इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग लाइमस्टोन इज रिटन एज फॉलो। तो यहाँ पर देखो ट्रायंगल के ऊपर हीट है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर रिएक्टेंट को हीट चाहिए। इसके बाद सिमिलरली द फैक्ट द हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन डिपेंड ऑन द एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखो हीट रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस साइड में लिखा है, मतलब प्रोडक्ट साइड में लिखा है। तो आई होप आपको ये चार के चार स्टेप समझ में आ गए रहेंगे, और दो स्टेप है वो हम चेकआउट कर लेते हैं फटाफट। चलिए स्टेप नंबर 5 अगर मैं देखूं तो इट इज नेसेसरी टू फुलफिल सर्टन कंडीशंस लाइक स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा टू ब्रिंग अबाउट सम रिएक्शन। दिस कंडीशंस आर इंडिकेटेड बिलो और अबव द एरो इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। फॉर एग्जांपल द रिएक्शन ऑफ, ये जो रिएक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाला है, तो ये मार्क कर लेना, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है यहाँ से यहाँ तक का। फॉर एग्जाम्पल द रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टेक्स प्लेस एट टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस। अभी यहाँ पर 5th नंबर पॉइंट पे अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो 5th नंबर पॉइंट में ये लोग ने क्या बोला कि देख भाई, कोई भी टेम्परेचर होगा, कोई भी कैटलिस्ट होगा,
अगर ये सारी चीज़ें आप एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हो, एक्स्ट्रा मतलब आप बाहर से ही देंगे, अगर आप बाहर से यूज़ कर रहे हो तो ये सारी की सारी चीज़ों का जो भी इंफॉर्मेशन होगा, दिस इंफॉर्मेशन शुड बी रिटर्न ऑन दी एरो। ये जो एरो है, ये एरो के ऊपर ये सारे इंफॉर्मेशंस होने चाहिए, क्योंकि यही वो एरोज है जिसके ऊपर आप ये सारे इंफॉर्मेशंस लिख सकते हैं और सामने वाला जो भी पढ़ने वाला उसको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। या तो आप यहाँ पर टेम्परेचर का मार्किंग लिख सकते हैं, या तो यहाँ पर आप कैटलिस्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये लोग ने एक एग्जाम्पल दिया है वेजिटेबल ऑयल, दैट इज वनस्पति घी कैसे बनता है वो चेकआउट कर लेते। देखो क्या बोला है, द रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टेक्स प्लेस एट द टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस विद हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ द निकल कैटलिस्ट एंड इज रिटन एज फॉलोज। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट पेज पे मूव करना पड़ेगा, दैट इज पेज नंबर 32। चलिए अभी ये रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो यही रिएक्शन अभी वो बोल रहे थे कि यहाँ पर आपका क्या है, वेजिटेबल ऑयल है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। अभी देखो यहाँ पर 60 डिग्री है टेम्परेचर और निकल इज अ कैटलिस्ट, तो ये दोनों को ये लोग ने कहाँ पर मेंशन किया है, ऑन द एरो। तो कभी ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में 2 या 3 बार पूछा गया, तो प्लीज आप इसे मार्क करके रख लीजिए। एग्जाम में आपको क्या पूछेंगे पता है, देखो आप ये सारी चीजें पढ़ते हैं, आपको वो पूछेंगे विच कैटलिस्ट इज यूज टू मेक द वनस्पति घी, तो आपको लिखना निकल कैटलिस्ट। फिर या फिर आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंडर विच टेम्परेचर डज वनस्पति घी इज प्रोड्यूस, तो 60 डिग्री का टेम्परेचर। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि पॉइंट नंबर 5 क्या था। अब पॉइंट नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट नंबर 6 में कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। स्पेशल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि अगर हम कुछ कॉन्सेंट्रेटेड चीजें यूज करते हैं कभी कभार, या फिर कभी कभार हम कुछ डाइल्यूट चीजें यूज करते हैं, तो इसे भी हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। स्पेशल इंफॉर्मेशन और नेम्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर रिटन बिलो देयर फॉर्मूले। फॉर एग्जांपल कॉपर ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, अगर आप नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे हैं, ये कॉन्सेंट्रेटेड है तो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेटेड। अगर आप नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे हैं डाइल्यूट है तो यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा डाइल्यूट। तो कुछ ऐसे स्पेशल इंफॉर्मेशन, जनरली ये पॉइंट नंबर 6 को कंसिडर नहीं किया जाता है। टोटल 5 पॉइंट्स में आपके ये पैटर्न को कंप्लीट आउट कर देते हैं। तो आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया रहेगा कि केमिकल रिएक्शंस को लिखा कैसे जाता है। प्लस यहाँ पर अब अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड इन वाटर्स इंक। यहाँ पर ये रिएक्शन आपको दिख रहा है, देखो ये रिएक्शन दिख रहा है। अ वर्ड इक्वेशन इज रिटन फॉर द अबव एक्टिविटी एज शोन, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर क्लोराइड प्लस, इसी को अगर ये लोग ने सिंबल के फॉर्म में लिखा वर्ड इक्वेशन तो AgNO3 NaCl विल गिव यू AgCl विच इज प्रेसिपिटेट एंड NaNO3। तो ये भी आपको एग्जाम में देंगे और आपको अभी क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, देखो ये आपको एग्जाम में देंगे और बोलेंगे व्हाट इज द स्टेट या फिर व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ AgNO3, तो आपको लिखना है AQ दिख रहा है मतलब aqueous, मतलब इट इज डिसॉल्व इन वाटर। NaCl ये भी डिसॉल्व इन वाटर है। AgCl अगर देखो डाउनवर्ड एरो मतलब ये क्या हो गया आपका, तो PPT प्रेसिपिटेट हो गया। NaNO3 आपका क्या हो जाएगा, तो aqueous हो जाएगा। ये व्हाइट कलर उधर दिया नहीं रहेगा, तो आपको यहाँ से पढ़ना है कि AgCl जो रहेगा वो कैसा कलर का रहेगा, तो व्हाइट कलर का। तो ऐसे डिटेल्ड क्वेश्चन, ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स को उठा के वो क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। ये क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर करना है। सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड इन वाटर्स इंक, व्हाई। फिर व्हाट आर द अदर यूजेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का आप और भी यूज, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3। तो आई होप आपको यहाँ तक का सारा इन्फॉर्मेशन समझ में आया रहेगा। हमने चैप्टर का 2 पार्ट कंप्लीट किया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट 2 पार्ट बचे, एक बैलेंसिंग बचा और दूसरा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट आउट कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। और प्लीज ये सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज करिए, जितना आप रिविजन करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा।